नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे प्लांट लेआउट, डिजाइन और हाउसकीपिंग के बारे में। इसके पहले हम प्लांट लेआउट के बारे में थोड़ा चर्चा किया था, जिसमें प्लांट एग्जैक्टली क्या होता है, प्लांट लेआउट क्या होता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं या फिर टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और अभी प्लांट लेआउट के डिजाइन के बारे में और हाउसकीपिंग का इंपॉर्टेंस, उस प्लांट लेआउट डिजाइन में क्या होता है या कोई भी प्लांट में क्या होता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कोई भी प्लांट का लेआउट जब डिजाइन करने जाते हैं तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स आपको स्टडी करना पड़ते हैं, सोचना पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी आप स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं, या फिर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अलग अलग जो स्टैटिक लोड्स होते हैं या फिर डायनामिक लोड्स होते हैं, या फिर अलग अलग प्रेशर्स, इंटरनल प्रेशर हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है। कहीं जगह आपको करोजन या इरोजन के ज्यादा इश्यूज स्टडी करना पड़ते हैं। कहीं जगह अलग अलग जो टेम्परेचर या प्रेशर की डिफरेंसेस की वजह से जो लोड में चेंजेस आते हैं, उसका भी स्टडी करना पड़ता है। या फिर जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं या फिर नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो या फ्लड की सिचुएशन हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यानी कि प्लांट पे कोई इफेक्ट हो या फिर उसके लोड्स पे इफेक्ट हो। तो विंड की स्पीड हो सकती है, विंड का प्रेशर हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे डिजाइन के पहले ये कंपोनेंट्स आपको स्टडी करने होंगे। और फिर माइक्रो लेवल पे अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स या मशीनरीज या इक्विपमेंट जो भी आप यहाँ पे आपके प्लांट में यूज करने वाले हैं, तो उसमें आपको जो भी बेसिक डिजाइन आप स्टडी करेंगे, तो उसमें लेआउट का डिजाइन फाइनल करने के पहले अलग अलग निगेटिव पॉइंट्स उसमें क्या हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ मेथड यूज करनी होगी। आपने जो भी लेआउट फाइनल किया है उसमें डिफिशियंसीज या कुछ लैक्यूनाज यहाँ पे हो सकते हैं, तो उसको करेक्शन या रेक्टिफाई करने के लिए भी आपको डिजाइन करना पड़ता है। तो प्लांट लेआउट का डिजाइन करने के लिए अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। एक तो आपका जो प्लांट है वो नया हो सकता है, या फिर आपके प्लांट में मेजर मॉडिफिकेशन करना है, इसीलिए भी आपको लेआउट चेंज करना पड़ता है या फिर अलग से डिजाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, वो अलग अलग मेथड से आपको जो भी प्लानिंग या फिर डिजाइन करना है या फिर जो भी लेआउट फाइनलाइज करना है, उसके बारे में आपको सोचना होगा। तो अगर हम प्लांट डिजाइन और लेआउट के अंदर सोचेंगे, तो सबसे पहले आपको जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं प्लानिंग और डिजाइन के बारे में, वो आपको यहाँ पे स्टडी करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ साइटिंग क्राइटेरिया, यानी कि जो भी आपका मेन साइट या लोकेशन जो है, वो आपको पहले सोचना होगा कि आपका लोकेशन कहाँ होगा, उसका परमिशंस आपको मिला है या नहीं, या फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री एक्ट रेफर करते हैं, या फिर आपका जो यूनिट या प्लांट जो है वो अगर मेजर एक्सीडेंट हजार्ड इंस्टॉलेशन के अंडर आता है, यानी कि एमएच यूनिट अगर होता है, तो उसका लोकेशन शायद अलग से हो सकता है। अगर आपकी केमिकल फैक्ट्री है या फिर रेड एरिया में या रेड जोन में अगर आपका यूनिट होता है, तो उसके लिए शायद प्लांट लेआउट अलग से आपको डिसाइड करना होगा। या फिर अगर कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिस्ट्रिक्शंस है, या फिर कोई फैक्ट्री एक्ट ओरिएंटेड या फिर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ओरिएंटेड कोई लिमिटेशंस है या फिर रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी पहले आपको सोचने होंगे। और उसके बाद में ही आपका जो प्लांट का साइट है या फिर लोकेशन है, वो आपको फाइनलाइज करना होगा। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे चेक करना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या है। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन से आपका अगर मटेरियल कन्वे होता है, या फिर बाय एयर, बाय शिप यानी कि बाय वाटर, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली क्या है, वो आपको चेक करना होगा। और उसके बाद में फिर जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती है वो कंफर्टेबल कौन सी है, वो मिनिमम कॉस्ट में कौन सी हो सकती है, वो आपको यहाँ पे चेक करनी होगी। फिर जो भी आपको मटेरियल स्टोरेज करना है, तो उसमें सेफ हैंडलिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, ये भी आपको यहाँ पे चेक करनी होगी और उस हिसाब से प्लानिंग और डिजाइन करना होगा। जैसे कि अगर आप स्टोरेज में आप कोई पर्टिकुलर केमिकल यहाँ पे स्टोरेज करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेक करनी होगी, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट चेक करना होगा।
फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके बेसिस पे उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी अलाउड है, और जो भी क्वांटिटी आपको स्टोर करनी है उसके सेफ हैंडलिंग और स्टोरेज की गाइडलाइंस क्या है। तो आपको लीगल गाइडलाइंस भी स्टडी करनी है, और अगर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अगर कोई होंगे तो वो अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सकती है। तो प्लानिंग के लिए ये भी आपको यहाँ पे सोचना होगा। फिर जो फैसिलिटीज होती है जो पर्सनल लेवल पे हो सकती है या फिर वेलफेयर फैसिलिटीज हो सकती है, उसके बारे में भी आपको सोचना है। जैसे कि यहाँ पर अगर कॉमन पार्किंग होगी या फिर कैंटीन फैसिलिटीज होगी, वॉशिंग फैसिलिटीज होगी, लैट्रिन्स हो गई, यूरिनल्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर होगी, तो ये सभी चीजें भी आपको यहाँ पे सोचना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, उस हिसाब से आपको ये फैसिलिटीज क्या लगेगी, और उस हिसाब से आपको स्पेस रिक्वायरमेंट और किस लोकेशंस पे किस पॉइंट पे ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा जो प्रोसेस में आपको इंजीनियरिंग फैसिलिटीज या फिर यूटिलिटी फैसिलिटीज या सेफ्टी की फैसिलिटीज जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि कुछ जगह जैसे कि अभी हमने एमएच के बारे में बात की थी, या फिर कोई केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, या फिर अगर यहाँ पे कोई फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव केमिकल्स हम हैंडल करने जा रहे हैं, या फिर कोई हजार्डस ऑपरेशन या डेंजरस ऑपरेशन हैंडल करने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी इंजीनियरिंग यूटिलिटी और सेफ्टी फैसिलिटीज अलग होगी। और बाकी की जनरल जो इंडस्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या फिर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है या फिर डीलरशिप जैसे टाइप में अगर कोई फैक्ट्री चलाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। लेकिन ये वॉकवेज, स्टेयर्स या प्लेटफॉर्म या रैम्स जो है ये रिक्वायरमेंट सभी जगह लगेगी, और उस हिसाब से जो भी उसका मेन डिजाइन होता है, जैसे कि अगर जनरल गाइडलाइंस देखेंगे तो रैम्स का नॉर्मल डिजाइन 15 डिग्री में होना चाहिए, या फिर जो भी आप वॉकवेज या स्टेयर केसेस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेफ्टी प्रोविजन होनी चाहिए। उसके लिए भी जो भी डिजाइन गाइडलाइंस है जो बिल्डिंग के कोड के अंडर आते हैं या फिर आईएस स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, तो ये अलग अलग आपको गाइडलाइंस जो स्टैंडर्ड होगी या फिर जो लेटेस्ट होगी वो आपको फॉलो करनी होगी। उसके अलावा जो लाइट रिक्वायरमेंट्स है, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट है, हर एक पर्सन को कितना मीटर क्यूब एयर की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो लक्स में आपकी लाइट की रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीजें अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। उस हिसाब से भी आपको प्लानिंग और डिजाइन करना होगा। अगर इसमें आपके अलग अलग फ्लोर्स में डिजाइन है तो उसमें एलिवेटर्स की जरूरत हो सकती है, या फिर अगर मटेरियल का मूवमेंट है और हेवी मटेरियल से या फिर जो भी मटेरियल है वो अगर ज्यादा है क्वांटिटी में तो लिफ्टिंग मशीन्स की भी यहाँ पे जरूरत हो सकती है। और कुछ जगह आपको यहाँ पे बॉयलर्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं पे प्रेशर वेसल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं जगह आपको फिक्स या पोर्टेबल मशीनरीज या इक्विपमेंट्स की भी जरूरत हो सकती है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं वो मैक्सिमम जगह आपको लगता है, क्योंकि आज की डेट में हम मैक्सिमम जो टूल्स यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, मशीनरीज यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ही है। उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की भी अलग अलग जरूरत होगी, वो भी आपको प्लानिंग और डिजाइन में चेक करनी होगी। और जो भी यहाँ पे फायर के चांसेस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, चाहे वो कोई सोर्स ऑफ इग्निशन की वजह से हो, चाहे वो फ्लेमेबल केमिकल्स हैंडलिंग या स्टोरेज के वजह से हो, तो जो भी वजह होगी, लेकिन अगर यहाँ पे फायर के चांसेस होते हैं तो उस हिसाब से आपको फायर प्रोटेक्शन के अलग अलग मेथड्स या इक्विपमेंट्स या इंस्टॉलेशन की भी यहाँ पे जरूरत होगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो पोर्टेबल टाइप के होते हैं या फिर फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स होती है वो भी आपको यहाँ पे लगानी होगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपका फायर लोड बहुत ज्यादा है और फायर के चांसेस अगर बहुत ज्यादा है तो आपको यहाँ पे जो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल्स होते हैं उस हिसाब से भी आपको डिजाइन में यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी। और बाकी के जो अदर प्रोविजंस होते हैं जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेड, जैसे कि यहाँ पे एफ्लुएंट डिस्पोजल है या फिर वाटर डिस्पोजल है या फिर फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी पावर रिक्वायरमेंट है या फिर इक्विपमेंट और इमरजेंसी की प्लानिंग है, तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे आपको चेक करनी होगी। तो सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ये मेन फोकस आपको करना होगा जब भी आप कोई भी लेआउट का या प्लांट लेआउट का प्लानिंग और डिजाइन के बारे में सोचते हैं। तो इनिशियल स्टेज में ही आपको ये ओवरऑल थॉट प्रोसेस करनी होगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इनिशियल स्टेज में यानी कि डिजाइन स्टेज में ही अगर आप ये सभी पैरामीटर सोच लेंगे तो उस हिसाब से आपके प्लांट लेआउट का जो मैक्सिमम आउटकम या
आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिल जाएगा। अगर जनरली हम देखेंगे तो जो भी वर्क प्लेसेस अलग अलग होते हैं, तो वर्क प्लेसेस डिजाइन में कुछ पैरामीटर्स आपको सोचने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी प्लान होगा वो आइडियल होना चाहिए, और फिर वो प्रैक्टिकली उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो भी प्लान होगा वो एज अ होल आपको पहले कंसिडर करना है, फिर डिटेल्स में उसके माइक्रो लेवल पे स्टडी करना है, अलग अलग वर्क प्रोसेस जो भी होगी, अलग अलग इक्विपमेंट जो भी होगी, अलग अलग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको चेक करना है, और फिर उसके बाद में आपको वर्क प्लेस का लेआउट जो है वो डिजाइन फाइनलाइज करना है। तो कुछ जगह आपके प्रोसेस मैक्सिमम होती है, कुछ जगह मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं, कुछ जगह यहाँ पे इक्विपमेंट्स कम होते हैं, मैनुअल वर्क ज्यादा होता है, कुछ जगह यहाँ पे जो ऑटोमेशन होता है या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन होता है उसकी वजह से यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशंस भी कम हो सकता है। तो डिपेंड्स है कि प्लान का जो टाइप है उसके बेसिस पे आपको अलग अलग प्लानिंग में चेंजेस करने होंगे। तो जो भी आपको वर्क प्लेस डिजाइन करना है तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी पर्सन या फिर एम्प्लॉय या वर्कर वहां पे काम करेगा उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। उसकी वजह से यहाँ पे आपका बेनिफिट ये होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो पर्सन है उसकी इफिशियंसी भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये अलग अलग आपको वर्क प्लेस के डिजाइन के पैरामीटर्स आपको सोचना है, और फिर ये उसके बेसिस पे ओवरऑल प्लांट का जो लेआउट है उसमें से एक पैरामीटर होगा। तो ये अच्छे जो लेआउट होते हैं, तो गुड लेआउट के जो भी कंडीशंस होती है, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से वर्क स्टेशन डिजाइन भी एक पैरामीटर हो सकता है। अभी जो जनरल गाइडलाइंस है, अगर आपको एक प्लांट का लेआउट अच्छी तरह से रखना है तो उसमें बहुत सारी बातें आती है। जैसे अभी हमने पहले से स्ट्रक्चर के बारे में सोचा था या फिर लोड्स के बारे में सोचा था, फिर कुछ फाउंडेशंस या फिर ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना है, या फिर फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट हायर साइड में चाहिए, या फिर जो भी रोडवेज या वॉकवेज होते हैं उसका रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिक होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल तरीके से काम करना है तो 2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं उनको जहां पर भी काम करना है वो वर्किंग एरिया की मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो भी रोड्स पे काम कर रहे हैं, कहीं पे आपको मूवमेंट करनी है, वॉकवेज या ट्रैक्स का यूज करना है या फिर कैटवॉक्स का यूज करना है, तो ये फ्री पैसेजेस चाहिए। यहाँ पे कोई भी पर्सन वर्किंग नहीं होना चाहिए, कोई भी मटेरियल यहाँ पे रखा नहीं जाना चाहिए। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी ये सब क्लियर करने चाहिए, और फिर ये सफिशिएंट अगर स्पेस होगी तभी ये यहाँ पे अच्छा गुड लेआउट कहा जा सकता है। उसके अलावा जो सफिशिएंट डोर्स या विंडोज या वेंटिलेटर सिस्टम्स होती है तो वो यहाँ पे यूज करनी चाहिए। जैसे अभी हमने बेसिक पैरामीटर्स के रिक्वायरमेंट में बताया था कि आपको इनफ जो एयर है वो यूज करनी चाहिए, और जो लाइट रिक्वायरमेंट है अगर वो नेचुरल लाइट की रिक्वायरमेंट की थ्रू फुलफिल नहीं होता है बेसिक रिक्वायरमेंट, तो आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स की भी जरूरत हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको लाइटिंग की इंस्टॉलेशंस करनी होगी। तो जैसे अगर हम क्वालिटी डिपार्टमेंट देखेंगे तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपको लाइट या लक्स की रिक्वायरमेंट हायर साइड में होती है, या फिर आपको कोई माइक्रो लेवल पे काम करना होता है तो वहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट हायर साइड में हो सकती है, या फिर आप टनल में काम कर रहे हैं या फिर अंडर वाटर काम कर रहे हैं या फिर अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह जहां पे ये कन्फाइंड स्पेसेस होती है वहां पर लाइट रिक्वायरमेंट हायर साइड में हो सकती है, क्योंकि वहां पे नेचुरल लाइट नहीं पहुंचता, या फिर जो भी सरफेसेस वहां पे यूज होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये डिपेंड्स है कंडीशन टू कंडीशन आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल लाइटिंग की प्रोविजन करना जरूरी होगा। फिर जो मशीनरीज का इंस्टॉलेशन होता है तो उसके लिए फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, लिफ्टिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक वायर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये पहले से ही आपको प्लानिंग ठीक तरह से करना चाहिए और उसके बाद में ही उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कोई भी अगर स्पेस रिक्वायरमेंट देखी जाएंगी तो मशीन के साथ एटलीस्ट 1 मीटर का स्पेस आपको यहाँ पे मिनिमम रखना ही है। फिर जो मटेरियल्स का हैंडलिंग रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम लेवल पे आपको यूज करना है,
जो मैकेनिकल मींस आप यूज करते हैं तो वो भी आपका जो स्ट्रेन है वो मिनिमम होना चाहिए, और जो भी सेफ एक्सेस होगा तो यहाँ पर एक्सीडेंट या इंजुरीज के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगी मेंस के लिए और मटेरियल्स के लिए, तो यहाँ पर इंजुरीज या एक्सीडेंट के चांसेस भी मिनिमम हो जाएंगे। उसके अलावा जो इमरजेंसी एग्जिट्स है तो उसकी प्रोविजन यहाँ पे कंपलसरी हर एक इंडस्ट्री में होनी चाहिए, और जो परचेस या अरेंजमेंट होगी जो अलग अलग मशीनरीज के लिए या फिर अलग अलग इक्विपमेंट्स या अलग अलग पार्ट्स के लिए होती है, और कुछ जगह कंटिन्यूअस इक्विपमेंट या परचेस या पार्ट्स अलग अलग खरीदने पड़ते हैं, तो उसका भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैकिंग अरेंजमेंट, स्टोरेज अरेंजमेंट और उसका जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी आपको प्लानिंग में ही अच्छी तरह से करना होगा। फिर जो हाई नॉइज एरिया है, जैसे अभी आपको कंप्रेसर एरिया मालूम है, या फिर जहाँ पे बड़े फैन लगाए जाते हैं या फिर कोई वाइब्रेटिंग मशीनरीज वहां पे होती है, तो ऐसे जो हाई नॉइज एरिया से या फिर जहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं या फिर जहाँ पे फायर के चांसेस है या फिर जहाँ पे हाई टेम्परेचर एरिया है, तो ऐसी जगह आपको आइसोलेट करनी होगी। तो यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस होंगी या फिर जहाँ पर मैन पावर काम करती होगी, उस जगह से ये बाकी सब जगह जो है उसको आइसोलेशन करना जरूरी है। जैसे कि कहीं पे फायर के चांसेस होते हैं, कहीं पे एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं, कहीं पे टॉक्सिक केमिकल्स आप यूज करते होंगे या हैंडल करते होंगे या स्टोर करते होंगे या फिर प्रोसेस में यूटिलाइज करते होंगे, तो ये जगह सभी आपको आइसोलेट करनी है। तो ऐसे कुछ आपको आइसोलेशन मेथड भी अडॉप्ट करनी होगी जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे कम से कम इम्पैक्ट हो सके। फिर कुछ आपको वर्क स्टेशन डिजाइन के बारे में हमने जो बात कही थी, वहां पे आपको कुछ बेंचेस या टेबल्स या बूथ या रूफ, लैडर, प्लेटफॉर्म, शीट, सपोर्ट्स, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा कि अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर एरिया है या फिर स्टील इंडस्ट्रीज है, फाउंड्रीज है, अगर हीट एक्सचेंजर्स पे काम करना है, फर्नेस में काम करना है, तो आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए या हॉट एयर के मूवमेंट के लिए भी आपको यहाँ पे मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट, या फिर अगर आपको हाइट पे काम करना है तो लैडर की रिक्वायरमेंट, आपको रूफ पे काम करना है तो सेफ्टी सपोर्ट सिस्टम्स या लाइन सेफ्टी जो सिस्टम्स होती है, तो ये अलग अलग सिस्टम्स भी आपको यहाँ पे अडॉप्ट करनी होगी। तो आपके यहाँ पे जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं उस हिसाब से ही आपको ये वर्कआउट करना होगा। फिर कुछ फ्यूचर एक्सपांशन के लिए भी यहाँ पे स्पेस यहाँ पे रखनी चाहिए, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल या 20 साल के बाद जो भी आपका फ्यूचर प्लानिंग है उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस रिजर्व रखनी चाहिए, तो यहाँ पे आप ये स्पेस में फ्यूचर में एक्सपांशन कर पाए। उसके अलावा जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती है, रिपेयरिंग एक्टिविटीज होती है, तो उसके लिए भी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है या फिर होनी चाहिए, और उसके जो टूल्स होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको भी यहाँ पे स्टोरेज के लिए जगह होनी चाहिए। उसके अलावा जो अलग अलग टीम्स होती है वो अलग अलग टीम्स के हिसाब से वेलफेयर फैसिलिटीज, अलग अलग एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग जो फैसिलिटीज होती है वो भी रखनी चाहिए। जैसे कि हर नॉर्मल इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो हर इंडस्ट्रीज में इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, तो इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि कहीं पे हॉल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कहीं पे आपको पर्टिकुलर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए कुछ प्रोटोटाइप मॉडल या एक्चुअल मॉडल, वर्किंग मॉडल्स भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ते हैं। तो कहीं जगह आपको मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट करनी पड़ती है, कहीं जगह आपको कुछ डिस्प्लेज या एलसीडीज डिस्प्लेज या टीवीज या जो भी आपको ऑडियो विजुअल डिस्प्लेज मीडिया आपको यूज करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्रीज के अलग अलग प्रोसेस एक्टिविटीज है, उसके बेसिस पे ये फैसिलिटीज डिसाइड होगी, और उसके बेसिस पे आपके जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है या अलग अलग जो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशंस की रिक्वायरमेंट वो फाइनलाइज हम कर सकते हैं। फिर कुछ आपको अप्रोप्रिएट कलर्स यूज करने हैं, कहीं पे नोटिसेस डिस्प्ले करनी है, कहीं पे साइनेजेस डिस्प्ले करने होते हैं, कहीं पे लेबल्स लगाना जरूरी होते हैं, कहीं पे पोस्टर्स लगाना जरूरी होते हैं। तो जो भी ओवरऑल सेफ्टी कल्चर आपको मेंटेन करना है वो उस हिसाब से ये अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से भी आपको प्लांट लेआउट में अच्छी तरह से प्लानिंग करनी होगी।
तभी आप ये सब चीजें जो सोच रहे वो ठीक तरह से एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से वहां पे आउटपुट आ सकता है। उसके अलावा हमने जो पहले ही बात की थी, फायर अलार्म सिस्टम्स या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर इमरजेंसी असेंबली पॉइंट्स या फिर मेडिकल सेंटर या फिर सेफ्टी ऑफिसेस एक्सेट्रा। तो अगर आपके यहाँ पे एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको यहाँ पे जो भी एम्बुलेंस वैन यहाँ पे आपको रखनी होगी, या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर रखना होगा, या फिर फर्स्ट एड ट्रेनर या सेंटर्स रखना होगा, तो जो भी आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा। अगर आपके यहाँ पे फायर हजार्ड हायर साइड पे है तो वहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी हायर साइड में रहेगी। अगर यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे केमिकल्स हैंडल करते होंगे तो यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग की भी जरूरत यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हो सकती है। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस हिसाब से आपको ठीक तरह से प्लानिंग करना होगा। और उसके साथ ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ गुड हाउसकीपिंग रखना, मेंटेन करना, प्रोवाइड करना, ये बहुत जरूरी होगा। तभी ये प्लांट लेआउट जो भी आपने प्लानिंग किया है, जो भी आपने डिजाइन किया है, उसके साथ अगर हाउसकीपिंग रहेगी तो ही आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो पाएगी। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स थे गुड लेआउट के लिए, और बाकी के कुछ अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम जब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं तो जो भी डिजाइन करने वाले हैं आप, तो वो सेफ डिजाइन होना चाहिए, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो आपको फॉलो करने चाहिए, और जो भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है वो गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इंजीनियरिंग कंट्रोल इज द फर्स्ट डिफेंस, और फिर सेकंड डिफेंस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आते हैं। तो मैक्सिमम एक्टिविटीज या प्रोसेसेस में जहां पर भी इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू आप अगर कंट्रोल कर पाएंगे तो वो सबसे अच्छा डिफेंस हो सकता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए जा सकते हैं। फिर जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो भी आपको यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू फुलफिल करनी है, जो भी आपका प्लांट लेआउट और डिजाइन के बारे में जैसे कहा है। जैसे कि फायर के लिए स्पेसिफिक सेक्शन में फैक्ट्री एक्ट में कहा गया है, या फिर जो फायर एग्जिट्स होते हैं उसके लिए भी कहा गया है, या फिर जो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है। कुछ जगह आपको जो मार्किंग्स होती है वो मार्किंग्स के लिए गाइडलाइंस बताई है, जो भी डिस्टेंस होते हैं वो डिस्टेंस के लिए गाइडलाइंस बताए। तो जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होगी वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। उसके अलावा जो भी लीकेजेस के चांसेस जहां पर होते हैं, स्पेशली हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी मटेरियल्स होते हैं वहां पर अगर लीकेजेस के चांसेस है उसको अवॉइड करना है, और वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज करना है। जहां पर भी रिस्क लेवल आपको मालूम है उस हिसाब से रिस्क लेवल यहाँ पे कैटेगराइजेशन करना है, और फिर कुछ सेग्रीगेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आइसोलेशन मेथड का यूटिलाइजेशन करके ये रिस्क लेवल मिनिमम लेवल पे आपको लेके आना है। फिर जो स्टोरेजेस होगी या प्रोसेसेस होगी, यूटिलिटीज होगी, या फिर जो वेस्ट डिस्पोजल साइट्स होते हैं, प्रोसेसेस होती है या एक्टिविटीज होती है, या फिर जो भी फैसिलिटीज होगी उसका डिजाइन आपको अच्छी तरह से करना है। जैसे कि अगर आप वेस्ट डिस्पोजल या हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल का एक्टिविटी देखेंगे तो एक आइसोलेशन एरिया में ही उसको काम किया जाएगा, और जो जनरल प्रोसेस होती है वो सेंट्रल में होती है, जो स्टोरेज होती है एक कॉर्नर को हो सकती है, और जो यूटिलिटीज है दूसरे कॉर्नर में हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है आपका प्लांट का रिक्वायरमेंट क्या है और स्पेस अवेलेबल कितनी है, उस हिसाब से आपको ये सेफ स्टोरेजेस, प्रोसेसेस, यूटिलिटीज और डिस्पोजल साइट्स को फाइनलाइज करना है। फिर कुछ कंट्रोल रूम यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, प्रेशर कंट्रोल करना होता है, या फिर वॉल्यूम कंट्रोल करना होता है, या फिर फ्लो कंट्रोल करना होता है, या फिर लेवल कंट्रोल करना होता है। तो ये बहुत सारी बातें जो पैरामीटर्स में आती है, ये सभी कंट्रोल करने के लिए आपको सेफ कंट्रोल रूम, और उसका सेफ कंट्रोल रूम का लोकेशन भी सेफ होना चाहिए, उसका डिजाइन भी सेफ होना चाहिए। इस तरह से भी आपको प्लांट लेआउट डिजाइन में सोचना होगा। उसके अलावा जो इमरजेंसी कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे डिजाइन कहाँ पे करना चाहिए, किस लोकेशन पे वो लगाना चाहिए,
उसका जो भी एलईडी सिग्नल होगा या लाइट सिग्नल होगा, साउंड होगा, या फिर पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो सकती है, या फिर अलार्म सिस्टम हो सकती है, या फिर इमरजेंसी एग्जिट्स हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर ये सिस्टम्स हो सकती है, जो डिवाइसेस होते हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक लोकेशन और उसके लिए भी एक मॉक ड्रिल लेना जरूरी होगा लेआउट फाइनलाइजेशन करने के पहले। फायर फाइटिंग के लिए हमने पहले ही बात की है, तो आपको मिनिमम जो वाटर लोड या फायर लोड आता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको ये स्टोरेज रखना भी यहाँ पे जरूरी होगा। और बाकी के जो फायर ओरिएंटेड जो सिस्टम्स है, उसको भी यहाँ पे आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना जरूरी होगा। तो ये अदर फैक्टर्स थे जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है जब भी आपको प्लांट लेआउट और डिजाइन करना है। कुछ रेलिंग्स गार्डिंग्स की बात हमने कही थी, जैसे कि हमने स्टेयरकेसेस या रोडवेज कैटवॉक्स के बारे में कहा था, या रैम्प्स के बारे में कहा था, या फिर कुछ साइनेजेस डिस्प्लेस के बारे में कहा था। तो वहां पर भी आपको रोड पे सफिशिएंट साइनेजेस लगाने हैं, डिस्प्लेस लगाने हैं, और जितना भी आप पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे डिस्प्लेस लगाएंगे, तो वो इजीली विजिटर्स या थर्ड पर्सन या कोई ऑडिटर को भी समझ में आएगा और उस हिसाब से वो फॉलो भी इजीली हो पाएगा। कुछ सेफ लोडिंग या अनलोडिंग या ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो पाइपिंग फैसिलिटीज होती है, उसके बारे में भी आपको गाइडलाइन फॉलो करने हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या फिर फॉसिल फ्यूल्स है, या फिर हाइड्रोकार्बन्स है, या फिर फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स है, या फिर एक्सप्लोजिव केमिकल्स है, तो उस हिसाब से उसका लोडिंग अनलोडिंग, जैसे कि यहाँ पर आपको अर्थिंग या बॉन्डिंग की प्रोविजन होनी चाहिए, या स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना चाहिए। या फिर पाइपिंग में भी जब भी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में फ्लो होता है, या फिर जो पाउडर पॉलिथीन्स में फ्लो होती है, तो वहां पर भी स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पर वो भी आपको सोचना है और उस हिसाब से एंटीस्टैटिक मैट्स या फिर जो एंटीस्टैटिक टूल्स या फिर एंटीस्टैटिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो ये सब बातें आपको करने के लिए जो भी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कुछ इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब आपके प्लांट लेआउट डिजाइन में आना चाहिए। तो ये सब का मेन एक ही टारगेट है कि आपके एक्सीडेंट्स मिनिमाइज करने हैं, इंजुरीज मिनिमाइज करने हैं, जीरो एक्सीडेंट ओरिएंटेड ही आपका प्लांट लेआउट का डिजाइन होना चाहिए। तो इस हिसाब से कुछ सिक्योरिटीज के लिए, कुछ सेफ्टी प्रैक्टिसेस के लिए, या फिर कुछ इंडिकेशंस, या फिर जो भी हेल्थ ओरिएंटेड, जैसे अभी हमने बात की थी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर या फर्स्ट एड या एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट, ये सभी बातें आपको सोच के ही उसके बाद ही आपको प्लांट लेआउट का प्लानिंग ठीक तरह से करना है, और फिर आपको क्रॉस चेक करके डिजाइन फाइनलाइज करना है। तो इसमें भी कुछ साइट लेआउट या प्लॉट लेआउट या इक्विपमेंट लेआउट भी पॉसिबल है। जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे पहले आपको लोकेशन या साइट फाइनल करना जरूरी होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर प्रिलिमिनरी लेआउट क्या है उसका स्टडी करना है, फिर मेन लेआउट क्या है, फिर ये आइसोलेशन या सेग्रीगेशन कैसे होगा, या फिर कुछ चीजों का यहाँ पे सेपरेशन करना जरूरी होता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर फोसाइल फ्यूल्स आप यूज कर रहे हैं, एलपीजी का आप यूज कर रहे हैं, तो उसको आइसोलेट करना होगा, कुछ डिस्टेंस एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको रखना होगा। या फिर जो फायर सर्विसेज होती है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स होती है, यूटिलिटीज होती है, फ्लड ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल के लिए जो भी फैसिलिटीज होती है, या फिर इमरजेंसी सर्विसेज होती है, सिक्योरिटीज होती है, तो ये सभी आपको साइट लेआउट में ही सोचना होगा कि ये इसका पर्टिकुलर लोकेशन क्या होना चाहिए, इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये एग्जैक्टली सिस्टम कैसे वर्कआउट करेगा, और उसके लिए फिर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो सकती है। फिर प्लॉट लेआउट जो है, तो प्लॉट का शेप और साइज क्या है, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आपको कुछ कंसिडरेशंस करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे हजार्ड्स क्या क्या पॉसिबल है, और अगर यहाँ पे स्पेसिफिक फायर हजार्ड्स ओरिएंटेड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, अगर इन केस यहाँ पे कुछ रन अवे रिएक्शंस होती है, या फिर ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि यहाँ से आपको एस्केप होना पड़े, तो उस हिसाब से एग्जिट गेट्स कहाँ पे हैं, और एग्जिट गेट का विड्थ कितना है, मैक्सिमम वहां पे मैन पावर एट टाइम कितनी जा सकती है, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी होगी।
तो कुछ बातें आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचनी होगी, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचनी होगी, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे सोचनी होगी कि यहाँ पे अगर आपको मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत है, जैसे कि अगर शुगर इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने यहाँ पे सीजनल एक्टिविटी होती है और 6 महीने का मेंटेनेंस होता है। तो ऐसी जगह आपको प्लांट लेआउट में प्लॉट लेआउट का मेंटेनेंस के बारे में ज्यादा सोचना होगा, जहां पर ये 24 आवर्स और 12 मंथ्स कंटिन्यू ऑपरेशंस होते हैं और मेंटेनेंस कम होता है, तो वहां पर ऑनलाइन मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, उस चीजों के बारे में आपको यहाँ पे सोचना होगा। तो वो मेंटेनेंस एक्टिविटी कहाँ पर होगी और उसके लिए प्लॉट में आपको कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिक्स करनी होगी। उसी तरह इक्विपमेंट के लिए भी आपको कुछ जनरल कंसिडरेशंस करने होंगे, जो इक्विपमेंट के जो मटेरियल्स होते हैं या फिर प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो डायग्राम्स होती है, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी। और जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या लीकेजेस या ओवरफ्लो के चांसेस होते हैं, तो वहां पर आपकी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको लेआउट में फाइनलाइज करनी होगी। तो यहाँ पे प्लांट लेआउट में ये अलग अलग जो साइट या प्लॉट या इक्विपमेंट लेआउट के बारे में भी आपको पहले से ही सोचना होगा, ये प्लानिंग में आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना होगा। फिर कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग और इंटरनल लेआउट के बारे में आपको सोचना होगा, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक आईएस कोडिंग है जो स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आईएस 875 है या फिर 1904 है या फिर 1905 है, जो स्पेशली स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में सोचता है। यानी कि जो भी आप बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी करना चाहते हैं उसका जो भी पर्टिकुलर पर्पस होगा, तो आपका एग्जैक्टली स्टैटिक लोड क्या होगा, वहां पे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोविजंस भी यहाँ पे आपको करनी होगी। तो उसके लिए भी आपको क्या क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, कितनी प्लेंथ लेवल होनी चाहिए, बिल्डिंग का लोड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हैं, ये सभी के बारे में आपको ये आईएएस में जो अलग अलग गाइडलाइंस है उसके थ्रू आपको यहाँ पे सोच के उसका लेआउट फाइनलाइज कर सकते हैं और फिर बिल्डिंग का आप यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आईएस 8089 या 8091 भी यहाँ पे है, जो लेआउट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बात करते हैं और फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बात करता है। उसके अलावा कुछ जो अलग पैरामीटर्स है, कुछ पैरामीटर्स भी आपको सोचने हैं जो प्योरली बिल्डिंग और इंटरनल लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग का लोकेशन क्या होना चाहिए। तो कुछ जगह आपको पता चलता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में एंट्री के लेफ्ट हैंड साइड या एंट्री के राइट हैंड साइड में ही बिल्डिंग हो जाती है, कहीं जगह आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद ही बिल्डिंग हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है कि आपके इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे इन आउट के लिए आपके पास कितने गेट्स है, स्पेस अवेलेबल कितनी है, मटेरियल का फ्लो कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है, उस हिसाब से यहाँ पर ये बिल्डिंग का लोकेशन फाइनलाइज होता है। जैसे कि कुछ जगह रॉ मटेरियल कंटिन्यू सप्लाई होता है, कुछ जगह प्रोसेस को सबसे ज्यादा यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, कहीं जगह फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पे स्टोरेज के लिए या फिर जो भी अलग अलग हजार्डस मटेरियल पॉसिबल अगर होते हैं तो वहां पर उनकी भी स्पेस रिक्वायरमेंट अलग से होती है। और फिर कुछ आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपको ये हजार्डस वेस्ट स्टोरेज का, मैनेजमेंट का या फिर जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के लिए स्पेसिफिक एरिया या फिर फ्लेम प्रूफ एरिया अलग से, नॉन फ्लेम प्रूफ एरिया अलग से या फिर हजार्डस एरिया अलग से, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही आपको पहले डिसाइड करना होता है कि आपका बिल्डिंग किस साइज का होगा और फिर उसका लोकेशन क्या होगा। तो यहाँ पर अलग अलग गाइडलाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी आप यहाँ पर फाइनलाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे जो भी उसकी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो भी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी। तो जैसे हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, फायर फाइटिंग के जो भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे होने चाहिए, या फिर अगर आपको व्हीकल्स की जरूरत है, लिफ्टिंग मशीन्स की जरूरत है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप ऐसे एरिया में या जोन में है जहां पर एसी का कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, तो वहां पर हीटिंग रिक्वायरमेंट या फिर एसी की रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको वो फुलफिल करनी होगी। उसके अलावा जो फ्लोर्स की रिक्वायरमेंट होती है
प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैटवॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेयरकेसेस या लेडर्स, स्कैफोल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, ये इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। उसके अलावा जो एग्जिट या डोर्स या विंडोज या फिर जो स्टोरेज एरिया है, उसके बारे में भी कुछ अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर आप आई स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि रोड अगर आप देखेंगे तो रोड एटलीस्ट 11 मीटर का 11 मीटर अवे होना चाहिए बिल्डिंग से, ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। तो ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे हो सकती है। अगर आपके यहाँ पे हेवी ड्यूटी ट्रक अगर आते हैं तो यहाँ पर आपका जो रोड है वो एटलीस्ट 16 मीटर वाइड होना चाहिए, और 2 वे ट्रैफिक के हिसाब से ही आपको ये डिजाइन करना होगा। और जहां पर भी कर्वेचर या कर्व्स होते हैं उसके हिसाब से भी आपको डिजाइन करना होगा। तो ये डिपेंड से आपके यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या एक्टिविटीज आपकी यहाँ पे परफॉर्म होती है, उसके बेसिस पे भी आपको कुछ बातें यहाँ पे फॉलो करनी। लेकिन आपको ओवरऑल आपको ओवर क्राउडिंग यहाँ पे अवॉइड करना है। जो भी मटेरियल्स या मशीन्स या पर्सन्स की वजह से जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी आपको यहाँ पे अवॉइड करने हैं। अगर यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी देखेंगे तो आपके लिए जो फ्लोर्स या प्लेटफॉर्म कैटवॉक्स के लिए भी फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 16 में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी बताइए। जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी ब्रीदिंग स्पेस की पर वर्कर की रिक्वायरमेंट है वो है 14.2 मीटर क्यूब। तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 16 में बताई है। या फिर जो भी हाइट होती है, तो जो पर पर्सन के लिए जो भी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 4.2 मीटर नेसेसरी है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे अगर नॉन पावर फैक्ट्रीज है तो वहां पे 36 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है या फिर 25 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये डिपेंड्स है कि आपके यहाँ पे पावर है या नहीं है, आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, उस हिसाब से अलग अलग ये फ्लोर की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट, लाइटिंग की रिक्वायरमेंट, ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उसके लिए स्पेसिफिक अगर आपको ये गार्डिंग्स या रेलिंग्स के बारे में भी आपको फाइनलाइजेशन करना है तो उसके लिए आप आईएस भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आईएस 4912 ये एक ऐसा आईएस है जो ये अलग अलग रेलिंग्स की हाइट क्या होनी चाहिए उसके बारे में गाइडलाइंस बताता है। या फिर टो गार्ड्स के लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताता है। या फिर जो स्टेयरकेसेस से, लैडर से या स्कैफोल्डिंग है उसके भी अलग अलग जो एंगल्स की जरूरत आपको होती है, तो वो एंगल्स के बारे में या विड्थ के बारे में या हाइट के बारे में ये सभी चीजें आपको आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर अगर आप स्पेसिफिक स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको डिटेल गाइडलाइंस चाहिए तो यहाँ पर आप आईएस 2750 या 3696 या 4014 ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप अगर एग्जिट डोर्स और विंडोज के डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए वो भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर आईएस स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो स्टोरेज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है तो एग्जैक्टली स्टोरेज मटेरियल क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है और कितने फ्रीक्वेंसी से वो आता है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे अलग अलग जो गाइडलाइंस है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में हमने पहले ही कहा था कि कुछ टूल्स या कुछ जो इक्विपमेंट्स है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर कुछ सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो अलग अलग सर्किट ब्रेकर्स की भी आपको यहाँ पे जरूरत होगी। और बाकी के जो कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं जैसे कि अगर गटर की अरेंजमेंट होगी या रिजर्वायर्स की अरेंजमेंट होगी, वाटरवेज की अरेंजमेंट होगी या फिर डीचेस की अरेंजमेंट होगी या फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट का प्लांट कितना बड़ा होना चाहिए, उसका शेप और साइज क्या होना चाहिए, या फिर फर्नीचर की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर आपके जो कैंटीन्स हैं या फिर लंच रूम है, रेस्ट रूम है, क्लॉक रूम है, क्रेचेस है, एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजें जो हैं ये सभी रिक्वायरमेंट्स आपको बिल्डिंग में जो भी रिक्वायर्ड है और इंटरनल लेआउट के लिए आपको ये पैरामीटर का स्टडी करना होगा और फिर उसके बेसिस पे ही आपको ओवरऑल प्लांट लेआउट का डिजाइन फाइनलाइजेशन के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। फिर ये जो प्लानिंग हम बता रहे हैं अभी तक, तो ये प्लानिंग की जरूरत क्या है, क्योंकि आप जब तक सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर फैसिलिटीज वर्कर के बारे में नहीं सोचेंगे
तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपका प्लांट लेआउट कैसे होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका अप्रोच होगा वो सेफ्टी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच होना चाहिए। वहां पर अलग अलग जो डिजाइन आप सोचने वाले हैं, कुछ प्लानिंग सोचने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, और अगर इन केस फ्यूचर में कुछ आपको अल्टरेशन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर एक्सपांशन करना है, इसीलिए आपको प्लानिंग करना जरूरी होता है। तो जब भी आप सोचेंगे लेआउट का, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, इसीलिए आपको प्लानिंग पहले करना होगा कि मुझे 5 साल 10 साल के बाद क्या करना है, या फिर अगर लीगल रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो यहाँ पे मुझे वो चेंजेस करने के लिए यहाँ पे क्या स्कोप है। और उसके अलावा फिर जो अगर आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो होती है उसकी इफिशियंसी आपको बढ़ानी है, उसकी प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी है, उसके प्रॉफिट्स आपको बढ़ाने हैं, और जो भी मैक्सिमम जो स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स है वो अगर आपको फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स मिनिमाइज हो सकते हैं या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीजेस आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी कॉस्ट सेविंग फैक्टर्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर लेआउट में ऐसी बताई गई है कि आपके जो फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट है या फिर जो मेन मटेरियल मशीन्स के लिए जो मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीके यूज करके आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो ऐसे भी चीजें यहाँ पर यूजफुल होती है, उसकी वजह से भी प्लानिंग यहाँ पे जरूरी होती है। तो यहाँ पर जो भी आपको पर्टिकुलर वर्क का मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे करना है, सेफ्टी का कल्चर यहाँ पे डेवलप करना है, जिसकी वजह से जो भी एम्प्लॉयज या वर्कर्स यहाँ पे कंफर्टेबल तरीके से काम कर सके, उसके साथ एर्गोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रख सके, जिसकी वजह से आपके जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं या एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके लिए भी आपको प्लानिंग की जरूरत है। तो ये मेन नीड है कि हमको प्लानिंग क्यों करना है। और फिर उसके साथ फॉलोअप भी आपको लेना होगा, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू बेसिस पे फॉलोअप नहीं लेंगे तब तक ये प्लानिंग ठीक तरह से फाइनलाइज नहीं होगा, और फिर एग्जीक्यूशन भी लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, या फिर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन भी नहीं हो पाएगा। तो आपको एक बार प्लानिंग का नीड समझ में आया, आपने प्लानिंग ठीक तरह से कर लिया, तो उसका फॉलोअप एक्शन भी आपको लेना जरूरी होगा। तो जो भी प्लानिंग मैनेजर होगा या फिर उसके जो मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, उनको ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर मशीनरी लेआउट जो है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग देखना है, आपको ये जो वेलफेयर फैसिलिटीज है उस हिसाब से आपको प्लानिंग देखना है, या फिर जो भी आपकी मटेरियल की मूवमेंट है या फिर हेवी व्हीकल्स की मूवमेंट है उसके हिसाब से आपको प्लानिंग देखना है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस है या फिर जो मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन है, लाइट रिक्वायरमेंट है, कंफर्टेबल तरीके से वर्क स्टेशन डिजाइन करने का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आप अलग तरह से दे सकते हैं। तो जो भी आपका प्लांट का मेन ओवरऑल लोड होगा, स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, एक्टिविटीज होगी, उस हिसाब से आप अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दे सकते, क्योंकि जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही पर्सन अगर पूरी प्लानिंग करते बैठेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जो माइक्रो लेवल प्लानिंग हो सकती है वो शायद वहां पे नहीं होगी। तो जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, हर एक ऑफिसर से आपको अलग अलग फीडबैक आ सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उससे भी फीडबैक आ सकता है, या फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके भी यहाँ पे फीडबैक आ सकते हैं अलग अलग डिस्कशंस में, कि आपने ये जो पर्टिकुलर लेआउट का प्लानिंग किया है इसमें ये लैक्यूना है, या फिर इसमें ये प्रॉब्लम है, या फिर इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका मेन पॉइंट जो होगा वो सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एर्गोनॉमिक फैक्टर्स का स्टडी करना होगा, और ये सब आपको कंप्लीट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। इसके लिए आपको कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो लेना जरूरी है। तो ये इनिशियल स्टेजेस में अगर आप अच्छा फॉलोअप लेंगे तो शायद बाद में जो कंटिन्यू फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से टाइम भी सेव होगा और कॉस्ट भी सेव हो सकती है, और जो भी प्लानिंग आपने किया है उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो सकता है। अभी जो हमने प्लानिंग के बारे में सोचा है, या फिर जो भी नीड है प्लानिंग की, और फिर प्लांट लेआउट क्या होता है, उसके अलग अलग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, गुड लेआउट क्या होना चाहिए, उसके अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके साथ अगर आप हाउस कीपिंग करेंगे तो ही आपके जो मेन सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर या एर्गोनॉमिक फैक्टर्स है
उसके हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपने प्लांट लेआउट अच्छा बना लिया, आपने फाइनलाइज भी कर लिया, इंस्टॉलेशन भी सब अच्छी तरह से कर लिए, लेकिन हाउसकीपिंग अगर आपने ठीक तरह से नहीं रखी तो यहाँ पर इंजुरीज एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ स्टैटिस्टिकल सर्वेज भी अगर आपने देखे होंगे तो उसमें भी क्लियरली बताया है कि पुअर हाउसकीपिंग की वजह से या बैड हाउसकीपिंग की वजह से एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ जाता है और फिर उसके बाद में कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, टाइम भी यहाँ पे खर्च हो जाता है और उसके साथ आपको लेआउट का जो मॉडिफिकेशन है री लेआउट भी हो सकता है। क्योंकि हाउसकीपिंग क्यों नहीं हो रही है या फिर पुअर हाउसकीपिंग क्यों है, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स हो सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे डिस्कशन थ्रू आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि आपको हाउसकीपिंग मेंटेन रखने के लिए और एटलीस्ट जो हमने बात की थी पहले जापानीज टेक्निक जो 5S लेवल है वो हाउसकीपिंग आपको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आप बैड हाउसकीपिंग के अगर मेन रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें है टिपिकली एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स के जो अगर आपने स्टैटिस्टिकल डेटा देखा होगा तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट के कॉजेस में हैंड टूल्स आते हैं, फॉलिंग बॉडीज आते हैं या फिर पर्सन फॉलिंग आता है या फिर स्टेपिंग या फिर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट आता है या फिर गुड्स हैंडलिंग्स या आर्टिकल्स हैंडलिंग के दौरान हो सकता है या फिर अदर कॉजेस आते हैं। अगर आप इसमें से ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो एक स्टैटिस्टिकल सर्वे ये भी बताता है कि 84386 टोटल एक्सीडेंट्स है जो आउट ऑफ 128099 से है, जो ये 1990 का सर्वे है और उसमें अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ 60,500 42,000 जो एक्सीडेंट्स हैं जो 91 में हो चुके हैं। तो इसमें ओवरऑल परसेंटेज आप देखेंगे तो बैड हाउसकीपिंग की वजह से नियर अबाउट 65.87% और 69.45%। इसका मतलब है कि 65 to 70% एक्सीडेंट्स इंडिया में बैड हाउसकीपिंग की वजह से हो रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स थ्रू भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बैड हाउसकीपिंग है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। यानी कि अगर आपने प्लांट लेआउट का प्लानिंग भी अच्छा किया, पैरामीटर्स भी इंक्लूड कर लिए, डिजाइन भी अच्छे कर लिए, एग्जीक्यूशन भी अच्छा कर लिया, लेकिन अगर आप हाउसकीपिंग अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगे तो वो प्लांट लेआउट का डिजाइन फेलियर जा सकता है। इसीलिए आपको फिर से सोचना होगा कि ये बैड हाउसकीपिंग क्यों हुआ है, उसके रीजंस क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है और फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो उसके लिए ये इंडिकेटर्स है जो आपको इजीली हर एक इंडस्ट्री में भी पता चल सकते हैं, स्पेशली जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो पुरानी इंडस्ट्रीज है जहां पर अभी लेआउट चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है या फिर उनको जो कॉस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट है वो अगर डिफिकल्ट होती है, वो अगर अफोर्डेबल नहीं होती है, तो वहां पर ये बैड हाउसकीपिंग के एग्जांपल्स आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज या लार्ज स्केल कंपनीज में बैड हाउसकीपिंग के बहुत कम एग्जांपल्स होंगे, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है और जो प्योरली सिर्फ प्रॉफिट का ही फोकस करते हैं, तो वहां पर ये बैड हाउसकीपिंग के इंडिकेटर्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे और अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑन फ्लोर्स, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर बहुत सारे मटेरियल, एक्सेस मटेरियल या वेस्ट या डेब्रीज या फिर जो टूल्स है वो कहीं पर भी रखे जाते हैं, कहीं पर भी रख के या फिर कहीं पर भी फेंक दिए जाते हैं या फिर गलत जगह वहां पे उनको रखा जाता है। तो कहीं जगह आपको ऑयल स्पिलेज के भी एग्जांपल्स दिखाई देते हैं, कहीं जगह ग्रीसेस या कुछ एसिड्स या कुछ केमिकल्स भी आपको दिखाई देते हैं ग्राउंड पर। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है जो ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑन फ्लोर के बारे में इंडिकेट करते हैं। कुछ पुअर स्टोरेज प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर अनसेफ स्टोर डिजाइन होता है आपका या फिर अनसेफ पाइलिंग होती है, तो यहाँ पर आपके स्टोरेज का जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स और जो गाइडलाइंस है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं जगह बहुत हाइट पे मटेरियल स्टोर किया है या फिर स्टैकिंग किया है या फिर पाइलिंग गलत तरीके से किया है या फिर कहीं जगह जो बीन्स है वो ओवरलोड हो चुके हैं या फिर जो एसल से यानी कि जहां पर चलने की जगह होती है
या फिर मशीनरीज या मूवमेंट के लिए जो जगह रहती है वहां पर भी आपने कुछ मटेरियल स्टोर करके रखा है, या फिर कहीं जगह डोर्स में, या फिर जो पैसेजेस होते हैं, या फिर जो वर्क रूम्स होती है वहां पर भी आपने मटेरियल स्टोर करके रखा है। तो ये पुअर स्टोरेजेस प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स है अलग अलग। फिर कहीं जगह आपको इक्विपमेंट जो है वो आउट ऑफ प्लेस दिखाई देते हैं, जैसे कि वहां पर जो मार्किंग होती है वो मार्किंग पर्टिकुलर वो स्पेस वो पर्टिकुलर मशीनरीज के लिए रखी जाती है, लेकिन उससे बाहर कहीं जगह ये इक्विपमेंट रखे जाते हैं। कहीं जगह व्हीकल जो होती है या फिर जो ट्रक्स या ट्रॉलीज रहती है उसके भी स्पेसिफिक व्हीकल मूवमेंट की मार्किंग होती है, या फिर अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक मार्किंग रखे कि इस जगह ही आपको रुकना है। तो उसके बाहर भी वो रखे जाते हैं, जैसे कि हम पार्किंग जोन में देखते हैं कि पार्किंग जोन में भी एक स्पेसिफिक जगह रहती है और वहां पर भी आपको ये पर्टिकुलर फोर व्हीलर पार्क करनी चाहिए। लेकिन अगर वो पार्क ठीक तरह से एक नहीं करेंगे तो दूसरे व्हीकल्स के लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर भी बैड हाउसकीपिंग हो सकती है। फिर कुछ डर्टी वॉल्स हो सकते हैं, कहीं विंडोज या फिर सीलिंग्स या फ्लोर्स। तो ये जहां पर कंटिन्यू बेसिस पे डर्ट या फ्यूम्स या डस्ट क्रिएट होती है, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज में रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करना जरूरी होता है। कहीं जगह कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, कहीं जगह कुछ लॉकर अरेंजमेंट या जो वॉशरूम्स होते हैं, लैट्रिन्स होते हैं, यूरिनल्स या कैंटीन्स होते हैं, या फिर जो भी रेगुलर वर्क प्लेसेस होती है वहां पर अगर रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे सकता है। फिर है पुअर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स। तो जो भी वेस्ट आपका है, जो भी टाइप या कैटेगरी का वेस्ट है, उस हिसाब से आपको डिस्पोजल वहां पे करना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर स्क्रैप है, या फिर अगर जो ओवरफ्लो मटेरियल होता है, या फिर कंटेनर में से अगर कुछ ट्रिपिंग होता है, या फिर अगर ऑयल यहाँ पर लीकेज हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से जो भी वेस्ट आती है उसका कैटेगराइजेशन क्या है और फिर उसका डिस्पोजल टेक्निक क्या है, उस हिसाब से ही उसका डिस्पोजल वहां पे होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि अभी सॉलिड वेस्ट है तो शायद उसका तरीका अलग होगा, हजार्डस वेस्ट है तो उसका तरीका अलग हो सकता है, अगर बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसका डिस्पोजल सिस्टम अलग से होगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे इंडिकेटर हो सकते हैं। फिर कुछ फायर हजार्ड सिस्टम्स है, तो जहां पर जो अभी हमने बात की थी कि फ्लेमेबल सब्सटेंसेस यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग जगह हो सकते हैं, जैसे कि रबिश होगा या फिर ऑयल होगा, या फिर जो हम नॉर्मली ऑयल सक करने के लिए जो रैक्स यूज करते हैं या फिर कॉटन यूज करते हैं, तो वो ऑयल प्लस कॉटन या ऑयल प्लस रैक्स वो कहीं पर भी पड़ा रहता है, जिसकी वजह से फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कहीं जगह पेपर्स हो सकते हैं, कहीं जगह पैकिंग मटेरियल हो सकता है, कहीं जगह जो अलग अलग डस्ट जो होगी या फिर सॉल्वेंट हो सकते हैं, फर्टिलाइजर हो सकते हैं। तो ये अलग अलग मटेरियल हो गए जो फ्लेमेबल मटेरियल कैटेगरीज में आते हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे फायर हजार्ड्स की कैटेगरी या लेवल बढ़ सकता है। कुछ जगह केमिकल हजार्ड्स भी होते हैं, तो बहुत सारी जगह आपको अभी एज अ सॉल्वेंट, क्लीनिंग सॉल्वेंट भी आप यूज करते हैं तो वो भी केमिकल होता है। तो बहुत सारी जगह आपको जो भी केमिकल्स आपको यूज करने हैं तो उसके हजार्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर उसके लीकेजेस अवॉइड करना या फिर उसकी जो हैंडलिंग टेक्निक है उसी हिसाब से काम करना, या फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको बताए गए उसी हिसाब से काम करना जरूरी होता है। अदरवाइज इसमें केमिकल हजार्ड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पे जो भी उसकी परमिसिबल लिमिट्स होती है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स, जैसे कि अगर टॉक्सिक कैटेगरी सब्सटेंस है या फिर पेस्टिसाइड है या फिर डेंजरस केमिकल्स कैटेगरीज में आते हैं, तो उनका भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स आपको मालूम होना चाहिए, और इसीलिए कंटिन्यू बेसिस पे सैंपलिंग एनालिसिस भी करना रेगुलर बेसिस पे जरूरी होगा। कुछ अदर इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने लाइटिंग की रिक्वायरमेंट बताई थी, तो यहाँ पर अगर पुअर लाइटिंग है तो वो भी बैड हाउसकीपिंग के अंडर आता है। अगर डार्क कलर से, जैसे कि डार्क कलर क्या करते हैं कि लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो भी बैड हाउसकीपिंग का एग्जाम्पल है। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जैसे कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए या फिर मल्टीपल विंडोज या डोर सिस्टम होनी चाहिए या वेंटिलेटर सिस्टम्स होनी चाहिए, वो अगर नहीं है तो पुअर वेंटिलेशन भी यहाँ पे बैड हाउसकीपिंग में आता है। कई जगह नॉइज और वाइब्रेशंस को आइसोलेट नहीं किया जाता है,
या फिर उसके जो नॉइज या वाइब्रेशंस के लिए जो पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग पैड्स आते हैं या फिर एकॉस्टिक डिजाइन की जरूरत होती है, तो शायद वो नहीं करने की वजह से भी बैड हाउसकीपिंग वहां पे हो सकती है। या फिर कहीं पे अगर जैसे कि हम अभी टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग यूज करेंगे, तो ड्रिलिंग का अगर टूल टूट जाता है तो ब्रोकन टूल कहीं पर भी रख दिया या फेंक दिया, या फिर लैडर्स का काम होने के बाद भी लैडर ठीक तरह से वो जो जगह है उसकी वो प्रॉपर प्लेस पे आपने नहीं रखा, या फिर जो भी टूल्स है वो अगर प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा, या फिर जो अलग अलग जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग का इंस्टॉलेशन अच्छी तरह से नहीं किया, अगर वो लूज है या फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग ओपन है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस बन जाते हैं। या फिर जो हैंड ड्रिलिंग की हमने मिनिमम हाइट बताई है, विड्थ बताई है, उस हिसाब से डिजाइन नहीं किया आपने, या फिर टो गार्ड के अरेंजमेंट नहीं है, या फिर मशीन गार्डिंग के अरेंजमेंट नहीं है, फेंसिंग के अरेंजमेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म ठीक तरह से डिजाइन नहीं किए गए, आई स्टैंडर्ड के हिसाब को फॉलो नहीं किया गया, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो बैड हाउसकीपिंग में आ सकते हैं। तो इसीलिए गुड हाउसकीपिंग के लिए आपको अलग अलग जो क्लीन लाइननेस की अलग अलग जो प्रैक्टिसेस होती है उसको फॉलो करना चाहिए, और जो भी डिस्पोजल है, जो भी वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक से उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अलग अलग जो पर्टिकुलर प्लेसेस डेजिग्नेट किए गए हैं कि ये टूल यहाँ पे रखना है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी आपको एग्जिट्स या वॉकवेज एसल्स दिए है उसी का यूज उसी के हिसाब से करना चाहिए, और उसका स्पेस रिक्वायरमेंट भी आपको सेटिस्फैक्टरी लेवल पे रखना चाहिए। तो ये बहुत सारे अलग अलग जो बैड हाउसकीपिंग के इंडिकेटर्स है, और फिर ये ओवरकम करने के लिए आपको गुड हाउसकीपिंग को फॉलो करना चाहिए। तो आपको लाइटिंग के बारे में, वेंटिलेशन के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में जो भी मैक्सिमम गुड हाउसकीपिंग के इंडिकेटर्स है उसको फॉलो करना चाहिए, और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो ये कुछ गुड हाउसकीपिंग के बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सीडेंट मिनिमाइज हो जाता है, फायर हजार्ड्स मिनिमाइज हो जाती है, या फिर जो हम सेफ मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस हो जाती है, या फिर जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो हेल्दी होती है, वो कंफर्टेबल जोन में यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जब भी आपका अगर हाउसकीपिंग क्लियर होगा, गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस या कल्चर होगा, तो टाइम आपका सेव होगा, क्योंकि आपको जो भी टूल्स चाहिए वो इमीडिएट आपको टूल मिल जाएगा, जो भी आपका मेंटेनेंस रिपेयरिंग काम है वो फटाक से हो जाएगा, और आपका टाइम सेव हो सकता है। या फिर जो भी आपको टूल्स की इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है वो अगर प्रॉपर प्लेस पे है, उसका इंडिकेशन भी क्लियर है, अगर वो मेंटेन किए गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बहुत सारे काम कम टाइम में हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका कॉस्ट सेविंग भी हो सकता है, मटेरियल सेविंग भी हो सकता है, स्पेस सेविंग भी हो सकता है, और जो भी एफर्ट्स चाहिए आपको वो एफर्ट्स मिनिमम एफर्ट्स में आप काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे निकाल रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जो भी मोरल है उसको भी बूस्ट मिल जाएगा। यानी कि आपको एक अच्छा कंफर्टेबल फीलिंग होगा कि मैंने कम टाइम में ये मैक्सिमम काम यहाँ पे कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो ये मोरल अगर बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिक इसकी वजह से आपकी ओवरऑल डेली बेसिस की इफिशियंसी, जो काम करने की इफिशियंसी, वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आप अगर कंफर्टेबल तरीके से काम कर रहे हैं, आपका मोरल बूस्टअप है, तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव जो रिफ्लेक्शन है ये बाकी के लोगों के लिए भी होगा, और बाकी के लोगों का भी शायद मोरल बूस्ट हो सकता है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये सभी बेनिफिट्स गुड हाउसकीपिंग की वजह से यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ये मैंने ओवरऑल बेनिफिट्स यहाँ पे बता दिए। तो ये एक सिंपल सा फोटोग्राफ है जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि गुड हाउसकीपिंग क्या होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्टली चेयर और टेबल या डेस्कटॉप अरेंजमेंट कैसे होने चाहिए, या फिर जो भी यहाँ पे एजल्स के मार्किंग किए गए हैं उसी हिसाब से आपको वहाँ पे वॉकवे भी प्रोवाइड किया है, व्हीकल्स के लिए भी अलग से प्रोविजन की गई है, या फिर जो भी मटेरियल आपको लगता है, या फिर जो टूल्स लगते हैं, या फिर जो
इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगते हैं उसके लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजन की गई है। जो भी लाइट रिक्वायरमेंट दिखती है आपको वो स्पेसिफिक मिनिमम लाइट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। और जो भी हर एक पर्सन को काम करने के लिए मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट है। वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट है, लाइटिंग के लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट है, स्पेस रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे फुलफिल की है। उसके अलावा जो कलर्स है वो कलर्स का भी यूटिलाइजेशन किया है, जो गुड हाउसकीपिंग में कलर का यूटिलाइजेशन भी आता है। उसके अलावा जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। और जो कुछ डिस्प्लेस या साइनेजेस भी यहाँ पर है। तो ये बहुत सारी चीजों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है जो एक अच्छा प्लांट लेआउट का डिजाइन हो सकता है। तो ये गुड हाउसकीपिंग के अलग अलग मेथड्स क्या है, तो इसमें अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे अलग अलग टूल्स का, मटेरियल्स का, इक्विपमेंट का, या फिर जो वर्क प्लेसेस होते हैं, एजल्स होते हैं, स्टेयर केसेस होते हैं, या स्टोरेज एरिया होता है, वहां पर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आपको क्लियर करना है, उसको हटाना है। ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड ये हो सकती है कि जो भी वेस्ट यहाँ पे जनरेट होती है, स्क्रैप जनरेट होते हैं, स्प्लैशेस या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसको एक सेफ्टी डिस्पोजल या स्पीडी डिस्पोजल या जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वेस्ट को डिस्पोज करना इमीडिएटली जरूरी होगा। उसके अलावा जो यहाँ पर आप जो भी गुड्स हैंडल करते हैं, आर्टिकल्स हैंडल करते हैं, उसका भी एक सेफ तरीका होना चाहिए। वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से या ऑपरेटिंग जो भी स्टैंडर्ड्स आपको बताए हैं उस हिसाब से ही आपको वो हैंडल करनी चाहिए। जो भी प्लेटफॉर्म है उसको फेंसिंग करनी चाहिए। जो भी फ्लोर है, फ्लोर ओपनिंग या जो वॉल ओपनिंग्स है, तो वहां पर फॉल ऑफ अ पर्सन या फॉल ऑफ अ मटेरियल के जो चांसेस है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। वो एक्सीडेंट्स यहाँ पे मिनिमाइज करके आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना होगा। उसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज होती है फॉलोइंग बॉडीज की, तो वो पॉसिबिलिटीज आपको मिनिमाइज करनी है। या फिर जो कंटेनर्स की प्रोविजन है वेस्ट कलेक्शन के लिए या वेस्ट डिस्पोजल के लिए, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सफिशिएंट कैपेसिटी के और सफिशिएंट नंबर में कंटेनर्स यहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए। जो भी यहाँ पे शार्प एजेस हो सकते हैं या फिर कॉर्नर के चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पर ये ऐसे फेंसिंग अरेंजमेंट में या फिर जो भी नेट्स वगैरह हम प्रोविजन करते हैं, तो वहां पर ये कॉर्नर्स या शार्प एजेस अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजुरी के भी चांसेस मिनिमाइज हो सकते हैं। फिर आपको क्लीनिंग की मेथोडोलॉजी जो है वो सेफ और इफिशिएंट जो भी क्लीनिंग मेथड होगी, यानी कि जैसे हमने अभी 5S लेवल की बात की, वो फॉलो करनी होगी। लाइटिंग की प्रोविजन अच्छी तरह से करनी चाहिए, कलर्स का अच्छा यूज करना चाहिए IS स्टैंडर्ड के हिसाब से ही, वेंटिलेशन सफिशिएंट होना चाहिए, प्रॉपर मार्किंग सिस्टम होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की यहाँ पे प्रोविजन होनी चाहिए। जो भी क्लीनिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए जो भी टीम होगी, वो पर्संस को भी यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको मिनिमम यहाँ पे सेटिस्फाई लेवल पे देनी चाहिए। जो भी यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है या फिर फिनिश प्रोडक्ट आता है या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसका स्टोरेज का प्रोविजन भी अच्छा होना चाहिए। जो अलग अलग टूल्स और एक्सेसरीज हम यूज कर रहे हैं या फिर हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं, पावर टूल्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर स्पेस यहाँ पर मिनिमम यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी चाहिए। जो भी यहाँ पर अलग अलग पर्संस अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिवाइसेस या मशीनरीज का यूज करते हैं, तो वो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। और जहां पर भी लीकेजेस के चांसेस है या फिर ओवरफ्लो के चांसेस है वो अवॉइड करनी चाहिए। और इन केस अगर वो लीकेज हो जाता है या फिर ओवरफ्लो हो जाता है, तो वहां से वो जो भी ऑयल होगा, वाटर होगा, जो भी केमिकल्स होगा, वो इजीली एब्जॉर्ब करने का भी तरीका या मेथड आपको अडॉप्ट करना होगा। तो ये अलग अलग मेथड से जहां पर आप गुड हाउसकीपिंग फॉलो कर सकते हैं। तो जहां पर हमने बात की थी कि रेगुलर बेसिस पे फ्लोर्स, ड्रेनेज, चैनल्स वगैरह आपको क्लीन करने हैं, या फिर जो भी गैंग्स होंगे या फिर जो मटेरियल्स आप यूज करने हैं, कहीं पे मैनुअल क्लीनिंग होता है, कहीं पे ऑटोमेटिक क्लीनिंग के मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, कहीं पे टेक्नोलॉजिकल क्लीनिंग होती है, कहीं पे आपको डेली बेसिस पे क्लीनिंग की जरूरत होती है, कहीं पे वीकली क्लीनिंग की जरूरत होती है। तो जो भी आपका शेड्यूल बनता है वो शेड्यूल आपको
रूटीन बेसिस पे फॉलो करना जरूरी होगा और उसको सुपरवाइज या ऑब्जर्व करना भी जरूरी होगा। तो उसके लिए अलग अलग जो वेस्ट भी आपके यहाँ पर आते हैं, वेस्ट कंटेनर्स की प्रोविजन, डेब्रिस की प्रोविजन, या फिर अलग अलग जो बेंचेस की प्रोविजन, मशीन पार्ट्स की प्रोविजन, ये भी आपको यहाँ पर चेक करनी है और रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करना जरूरी होगा। तो ये कुछ अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी जो गुड हाउसकीपिंग मेथड्स के अंदर आती है। तो स्पेसिफिकली अभी हम बात करने जा रहे हैं जो स्क्रैप ओरिएंटेड है। तो कहीं पे स्क्रैप वेस्ट या ट्रेड वेस्ट एक बड़ा हेडेक होता है, तो इसका डिस्पोजल जो करना है, तो डिस्पोजल के लिए कुछ गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक केस अगर स्क्रैप है या ट्रेड वेस्ट है, तो वो आपका मेजर गुड हाउसकीपिंग का पार्ट होगा। उसके अलावा जो अलग अलग एडवांस टेक्निक्स होती है या फिर कुछ सुटेबल मेथड्स आपको यहाँ पे अगर किसी ने सजेस्ट किए हैं, इकोनॉमिकल मेथड है, इफिशिएंट मेथड है, तो वो यहाँ पर आपको अडॉप्ट करनी होगी। या फिर जो अलग अलग सर्विसेज होती है, जैसे कि स्पेसिफिक स्वीपिंग सर्विस सेपरेट हो सकती है, या फिर जो स्वीपर्स एक एक अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग यहाँ पे अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं, या फिर जो वेस्ट या स्क्रैप्स के जो रिसेप्टेकल्स है उसको कवर करना चाहिए, या फिर जो ओवरफ्लो के चांसेस वाले जो पैन्स है वो सेपरेट रखने चाहिए, या फिर जो चिप स्क्रीन है, चिप कैचर से, या फिर ट्यूब्स है, एग्जॉस्ट है, या फिर डस्ट कलेक्शन सिस्टम से, या फिर ड्रेन फॉर लिक्विड स्प्लैश या वैक्यूम क्लीनर्स, वेस्ट कंटेनर्स, या फिर अलग अलग जो मेथड्स होगी। तो ये स्क्रैप के लिए अलग अलग मटेरियल या अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग फ्लो हो सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो आपको उस हिसाब से वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट, पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट करनी होगी, और एक जो भी प्रॉपर या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस स्क्रैप का या ट्रेड वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल वहां पे आपको करना होगा। तो कुछ जगह आपको डेली बेसिस पे डिस्पोजल करना होगा, कुछ जगह शायद 2 दिन का, कुछ जगह वीकली बेसिस का, ऐसे अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बायोमेडिकल वेस्ट है 24 आवर्स में आपको करना है, यानी कि डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट हो गई। अगर हजार्डस वेस्ट कैटेगरीज है तो जो भी क्वांटिटी मिनिमम बन जाती है उसके बेसिस पे आपको देना होगा, या फिर जो अदर वेस्ट है, जो नॉर्मल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए अलग तरीके। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अलग अलग क्वांटिटीज या फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको ये मेथड्स या टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी आपको एडॉप्ट करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ जनरल सर्विसेज जो होती है, तो ये यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होगी। तो स्क्रैप के लिए या ट्रेड वेस्ट के लिए आपको स्पेसिफिक सर्विस यहाँ पे अडॉप्ट करनी होगी। तो जहां पर भी स्पिलेजेस है या फिर स्पॉइल हो चुका है, तो वहां पर आपको ये जो भी ट्रेड वेस्ट या स्क्रैप वेस्ट है वो वहां से आपको रिमूव करना है, तभी आपका जो काम है वो कंटिन्यू हो पाएगा। अदरवाइज जो भी आपका काम है वो स्क्रैप या ट्रेड वेस्ट की वजह से वहां पे काम बंद हो सकता है या टेम्पररी उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो अलग अलग टूल्स का आप यूटिलाइजेशन करेंगे, अलग अलग वर्कर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपकी ये जो स्क्रैप और ट्रेड वेस्ट है वो वहां से हटा सकते हैं, और फिर उसको प्रॉपर या अप्रोप्रिएट डिस्पोजल सिस्टम्स के लिए आप वहां पे भेज सकते हैं। तो ये अलग अलग जो पर्सन है, जैसे कि आपके कंपनी से सुपरवाइजर्स या फोरमैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जो अलग अलग जो भी वेस्ट कलेक्शंस और डिस्पोजल सिस्टम्स हैं, और फिर ओवरऑल गुड हाउसकीपिंग आपको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में वो वहां पे सजेशन दे सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप जो क्लीनिंग के लिए दे सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि पर्टिकुलर हजार्ड्स अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसे कि हजार्डस वेस्ट है तो उसके लिए स्पेशल यहाँ पे प्रोविजन होनी चाहिए, कलेक्शन मेथड भी अलग होनी चाहिए, और जो पर्सन को हजार्डस वेस्ट के बारे में, हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, कलेक्शन के बारे में जानकारी होगी, वही पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। अगर यहाँ पे फायर हजार्ड के चांसेस है तो कंबस्टिबल वेस्ट को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे वो पर्सन को वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगर यहाँ पे केमिकल वेस्ट है तो जो भी केमिकल की जो MSDS है या फिर केमिकल फील्ड में जिसका एक्सपीरियंस है उसको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए।
और जहां पर स्पेसिफिक अगर हम जाएंगे, जैसे कि केमिकल में भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको हैंडल करने हैं या फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज अ वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, तो इसको पहले न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं और फिर बाद में उसको वाटर से फ्लश कैसे करते हैं, ये भी मेथड आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस से आपको पहले न्यूट्रलाइज करना होगा और फिर नॉर्मल वाटर से उसको फ्लश आउट करना होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की क्वांटिटी कितनी है, उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बेस का क्वांटिटी कितना आपको रिक्वायरमेंट है, और फिर उसको फ्लश आउट कैसे किया जाता है, उसका वेस्ट डिस्पोजल कैसे है, इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इसीलिए आपको एमएसडीएस या केमिकल की डिटेल स्टडी भी यहाँ पे होनी चाहिए, और उसके बाद में वही जो वेस्ट है वो वेस्ट डिस्पोजल का रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो केमिकल नॉलेज लेबल पर्सन को ही वहां पे देने चाहिए। कुछ जगह पॉइजनस मटेरियल भी हो सकते हैं, कहीं पे एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकते हैं, कहीं पे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। जैसे कि हमने रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में देखा था कि रेडियो एक्टिव एक्ट और रूल है, तो उसके हिसाब से आपको कलेक्शन और डिस्पोजल करना होगा। एक्सप्लोजिव मटेरियल के लिए आपको एक्सप्लोजिव एक्ट और रूल है, उसके हिसाब से आपको करना होगा। अगर पॉइजनस मटेरियल एग्जैक्टली इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है या और कोई है, तो उस हिसाब से उसका रिस्पेक्टिव एक्ट और रूल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। तभी आपका ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो फॉलो हो सकता है। तो इसीलिए आपको बेसिक कुछ एक्ट्स और रूल्स और उसके जो गाइडलाइंस है उसका भी नॉलेज यहाँ पे जरूरी होगा। तो कुछ वर्कर्स यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेन करने होंगे, जो भी सेफ डिस्पोजल की अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि अभी हमने बताया कि रेडियो एक्टिव के लिए अलग है, एक्सप्लोजिव के लिए अलग है, पॉइजनस के लिए अलग अलग है। तो ये अलग अलग जो भी टेक्निक्स होगी उसका जिसको नॉलेज होगा उसी को ये डिस्पोजल के बारे में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस या पॉइंट्स थे जो स्क्रैप या ट्रेड वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में थे। अभी आपका जो स्पेसिफिक एक पॉइंट आता है, मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज या केमिकल इंडस्ट्रीज में आता है, वो है स्पिलेज। तो जैसे कि कहीं जगह जो मशीनरीज में आपको ऑयल स्पिलेज का एक मेजर प्रॉब्लम आता है, कहीं जगह हीट एक्सचेंजर्स या जो कंडेंसर्स होते हैं, कूलर्स होते हैं, तो वहां पर कूलेंट का स्पिलेज का एक प्रॉब्लम आ सकता है। जहां पर आप वाटर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या फिर कहीं पे केमिकल स्प्लैशेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऐसी जगह बहुत सारी जगह आपको फ्लोर पे ये मटेरियल्स या केमिकल्स का स्पिलेज दिखाई देता है। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रूटीन फिनोमिना होता है, तो इसको आपको प्रिवेंट करना जरूरी होता है। तो इसके लिए एक तो जो भी आपको पहले ऑलरेडी स्पिलेज हो चुका है तो उसको वहां से हटाना होगा, उसको क्लीन करना होगा। तो वो जब हटाएंगे तो वहां पर जो भी फायर हजार्ड होती है, केमिकल हजार्ड होती है, तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। या फिर अगर ऑयल की वजह से स्लिपरी सरफेस भी तैयार हो सकता है, फॉल ऑफ अ पर्सन एक हजार्ड हो सकता है, या फिर ऑयल और कॉटन या ऑयल और कोई भी वहां पे अगर कपड़ा होता है तो वहां पर फायर हजार्ड्स का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये डिपेंड से, इसीलिए आपको इमीडिएटली या क्विकली वहां से उसको रिमूव करना नेसेसरी है। और फिर जो भी स्पेशली फ्लेमेबल केमिकल है, एक्सप्लोसिव केमिकल है, रिएक्टिव केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल्स है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो इसका तो सबसे पहले आपको स्पिलेज वहां पे क्लियर करना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टार्ट या फिर जो डिजाइन गाइडलाइंस है, तो उसमें आपको पहले एसिड अगर आप यूज करते होंगे तो एसिड प्रूफ लाइनिंग वहां पे आपको यूज करनी चाहिए, या फिर रबर लाइनिंग आपको यूज करनी चाहिए। अगर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स आपने इंस्टॉल नहीं किए तो आपको ड्रेनेज सिस्टम्स यहाँ पे यूज करनी चाहिए। जो भी यहाँ पे फ्लो आता है, स्पिलेज आता है, उसका कलेक्शन करना चाहिए और फिर उसका अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्पोजल करना होगा। या फिर कुछ गटर्स यहाँ पे अगर होंगे तो उसको कवर करना चाहिए, क्योंकि कुछ केमिकल्स की वजह से वेपर्स या फ्यूम्स आते हैं और जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। कहीं जगह स्प्लैश गार्ड्स की भी जरूरत हो सकती है, कहीं जगह मशीनरीज के जो प्रोटेक्शन या फेंसिंग या गार्डिंग की प्रोविजंस की भी जरूरत हो सकती है। कहीं जगह जो कूलेंट जहाँ पे यूज होते हैं, ऑयल जहाँ पे यूज होते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन्स की भी जरूरत होती है। जैसे कि कुछ जगह प्लास्टिक या फिर पॉलीकार्बोनेट या फिर ग्लास के भी स्क्रीन बनाए जाते हैं कि आपको दिखना भी चाहिए और वहां पे आपका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए अगर वहां से स्प्लैश होता है।
तो ये ऐसी चीजें जहां पर नेसेसरी है वहां पर आपको ये इंस्टॉल करनी होगी, और जो भी ड्रिपेजेस से, लीकेजेस से, वो आपको अवॉइड करने के लिए अलग अलग लीक प्रूफ वॉल्स या लीक प्रूफ लाइनिंग या फिर जो भी गैस्केट्स वगैरह की जो प्रोविजन है, रिप्लेसमेंट की प्रोविजन है, वो आपको करनी होगी। तो स्पिलेज अवॉइड करना यही मेन इंजीनियरिंग कंट्रोल है। चाहे उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी के गैस्केट्स, अच्छी तरह क्वालिटी की जो भी लाइनिंग्स या फिर जो भी वॉल्स या जो भी आपको मटेरियल यूज करना है, उस तरीके से आपको स्पिलेज, लीकेजेस, ड्रिपिंग अवॉइड करना होगा। इन केस अगर वो अवॉइड नहीं होते हैं तो आपको वहां से इमीडिएटली वहां से वो रिमूव करना भी नेसेसरी होगा। लेकिन रिमूवल का या क्लीनिंग का तरीका जो है वो टाइप ऑफ वेस्ट क्या है, केमिकल क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो इसका और एक एडवर्स इम्पैक्ट भी है कि स्पिलेज की वजह से फ्लोर्स भी डैमेज हो सकते हैं और फिर उसको रिपेयर करना भी जरूरी होगा। जैसे कि एसिड्स अगर होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर होते हैं तो वो डायरेक्टली फ्लोर्स को रिएक्ट भी करते हैं और उसकी वजह से शायद उसका थिकनेस भी रिड्यूस हो सकता है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो सकता है। या फिर अगर दूसरे अगर मटेरियल होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैट्स होते हैं या फिर कोई मेटल होता है, तो ऐसी जगह करोजन के चांसेस होते हैं, क्रैक्स के चांसेस होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर रिपेयर या रिप्लेस करना भी जरूरी हो सकता है। तो ये भी स्पिलेज का एक एडवर्स इम्पैक्ट है ओवरऑल फ्लोर्स पे, और वहां पे फिर अलग अलग पर्सन्स को आपको ये ट्रेनिंग देना जरूरी होगा कि ये स्पिलेज की वजह से यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है और फिर आपको यहाँ पे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये अलग अलग केमिकल्स है जैसे कि कॉस्टिक है, लाइम है, सोडा है, सैंड है, ये आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और कुछ एब्जॉर्बर मैकेनिज्म या एब्जॉर्बर मीडिया भी आप यहाँ पे स्पिलेज जो भी यहाँ पे हो चुका है उसको यहाँ पे यूज कर सके। आपका जो भी स्पिलेज केमिकल है या फिर जो ऑयल है, कूलेंट है, वाटर है, उसको वहां से इमीडिएटली हटाना जरूरी होगा। तो ये कुछ स्पिलेज के बारे में हमने जानकारी दी, और अभी हम बात करेंगे मार्किंग एजल्स एंड अदर लोकेशंस। तो हमने एक फोटोग्राफ में अभी भी देखा था कि अगर आपको हाउसकीपिंग अगर आपका अच्छा होगा, लेआउट अगर आपका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आपके जो भी व्हीकल्स की मूवमेंट है, मशीनरीज की मूवमेंट है या फिर पर्टिकुलर पर्संस की मूवमेंट है, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे गाइडलाइन स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, और उस हिसाब से जो भी प्रोविजन होगी तो उसके लिए मार्किंग करना भी जरूरी होता है। यानी कि जो भी ड्राइवर होगा व्हीकल का तो वो पर्टिकुलर मार्किंग के अंदर ही वो व्हीकल ड्राइव करेगा, या फिर अगर वॉकवे होता है पर्संस के लिए तो वो पर्सन उसी जो मार्किंग है उसी हिसाब से वो वहां से ट्रैवल करेंगे। तो ये अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स या अलग अलग पार्ट्स या फिर अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे इंडस्ट्रीज में नॉर्मली होते हैं, जैसे कि एजल्स होते हैं, गैंगवेज होते हैं, कैटवेज होते हैं, या फिर इंटरनल रोड्स या पैसेजेस हो सकते हैं। कहीं जगह स्टेयर केसेस या फिर रैम्प्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं जगह वर्किंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं अगर आपने ठीक तरह से मार्किंग नहीं की, तो उसकी वजह से अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो सकती है और फिर इंजरी होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको मार्किंग करना नेसेसरी है। तो जहां पर भी मार्किंग आपने किया है, जहां पर भी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपको फुलफिल करना है। जैसे कि हमने हैंड रेल्स की बात की थी या फिर फुट होल्ड्स की बात की है, फेंसिंग की बात की है, लाइटिंग की बात की है, तो ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना जरूरी होगा, क्योंकि मार्किंग के साथ साथ आपको ये दिखना भी चाहिए कि ये मार्किंग है, इसका ये कलर है और इसका ये इंडिकेशन है और इसका ये मतलब है, उस हिसाब से आपको काम करना है। और ये क्लीन भी होना चाहिए, हाउसकीपिंग भी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तभी ये मार्किंग का यहाँ पे कुछ मतलब बनेगा। यहाँ पर जो भी मार्किंग के लोकेशंस होते हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो लोडिंग एरिया में, अनलोडिंग एरिया में, या फिर जो रिसीविंग पॉइंट्स होते हैं, डिस्पैच पॉइंट्स होते हैं, पार्किंग एरियाज होती है, स्टोर एरियाज होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड होते हैं, या फिर जो टूल रूम होती है, रेस्ट रूम होती है, लंच रूम होती है, या फिर सैनिटरी ब्लॉक, या फिर वॉशिंग सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर सेंटर, फर्स्ट एड सेंटर, असेंबली पॉइंट्स, इमरजेंसी पॉइंट्स, या फिर इक्विपमेंट्स के लिए अलग पॉइंट्स, फायर प्रोटेक्शन के पॉइंट,
एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के पॉइंट्स, एफ्लुएंट के पॉइंट्स, स्क्रबर सिस्टम्स, डस्ट बीन्स या वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स, डंपिंग यार्ड्स या स्क्रैप यार्ड या स्टोरेज टैंक्स, ये बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर आपको गुड हाउसकीपिंग भी रखना है, मार्किंग भी रखना है, साइन एजेस या डिस्प्लेज या गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करना नेसेसरी होगा। तो ये मार्किंग के लिए अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर ये नेसेसरी होना चाहिए। तो ये मार्किंग किस लिए होती है, तो अलग अलग जैसे कि इक्विपमेंट्स, जैसे हम ट्रक की बात कर रहे थे, ट्रॉलीज की बात कर रहे, कार्ड्स की बात कर रहे, तो अलग अलग मूविंग इक्विपमेंट या व्हीकल है उनके लिए पर्टिकुलर मार्किंग होनी चाहिए। जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होती है तो वहां पर ट्रैफिक के लिए सिंबल्स भी यहाँ पर लगाने जरूरी होती है, या फिर जो पेडेस्ट्रियन होते हैं जो पैदल चलते हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक मार्किंग और ट्रैफिक सिंबल्स यहाँ पे रखने चाहिए, कुछ इंडिकेटर्स रखने चाहिए। जहां पर पॉसिबल हो वहां पर ब्राइट कलर के लाइंस, जैसे कि जेब्रा स्ट्रिप्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो वो यहाँ पर क्रॉसिंग्स, स्पेशली पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स जो हम बात कहते हैं, तो वो यहाँ पर यूज करनी चाहिए। येलो स्ट्रिप्स अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो एक उसका एक इफेक्ट अलग आता है, जैसे कि हम नॉर्मली देखेंगे तो ब्लैक और येलो अगर कॉम्बिनेशन होता है या फिर रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन होता है तो उसका साइंटिफिक रीजन के बेसिस पर पर्सन पे इम्पैक्ट अलग होता है। तो ये आपको येलो इजीली दिखेगा और उसके बेसिस पे ये आप यहाँ पर येलो स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं। फिर कुछ मिरर्स का भी, जहां पर स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जहां पर टर्न्स है तो वहां पर ये टर्न्स के लिए आपको मिरर्स की जरूरत हो सकती है। तो जहां पर आपको जजमेंट एग्जैक्ट नहीं आता है कि वहां से व्हीकल की मूवमेंट होती है या नहीं और यहाँ पर पर्सन्स अवेलेबल है या नहीं, तो जहां पर ये नॉइजी एरिया होता है या फिर जहां पर आपका लाइटिंग रिक्वायरमेंट कम है या फिर जहां पर टर्न्स या कर्व्स या फिर अवेलेबल है, तो उस जगह आपको मिरर्स की जरूरत ज्यादा होगी। फिर कहीं पे आपको सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस अगर अवेलेबल नहीं होगा और डिजाइन में होता है तो वो आपको यहाँ पर कंपलसरी प्रोवाइड करना होगा। कुछ केमिकल स्टोरेजेस के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक अटेंशन देना होगा, उसके लिए स्पेसिफिक डिजाइन करना होगा, और कुछ लोकेशंस या प्लेसमेंट्स या मार्किंग के जो भी बेटर हाउसकीपिंग के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है वो भी यहाँ पर आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो 3M कंपनीज के जो अलग अलग यहाँ पे मटेरियल्स है वो जनरली सभी जगह यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं और उसके अलग अलग पेटेंट्स भी उन्होंने लिए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंपल सा एग्जांपल्स है जहां पर ये ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशंस में आपको क्लियर कट जेब्रा क्रॉसिंग्स आपको दिखाई देती है, और बाकी की जगह पर भी आपको यहाँ पर ये अलग अलग येलो के जो लाइंस है वो येलो लाइंस यहाँ पे मार्किंग किए हैं। इसके अलावा भी जहां पर आपको सेफ लगता है कि ये पर्टिकुलर हाइट पे आप काम कर सकते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने अलग से मार्किंग की है। यहाँ कई जगह आपने कलर्स का यूटिलाइजेशन किया है, कई जगह डिस्प्लेस का यूटिलाइजेशन किया है, और यहाँ पर जो भी आपकी फ्लोर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से या फिर अगर ये स्टोरेज फैसिलिटी से उसके हिसाब से लाइट की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है। कोई भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, पर्सन्स का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पर व्हीकल की मूवमेंट और पर्सन्स की मूवमेंट इसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस के हिसाब से मार्किंग की प्रोविजन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये अभी तक हमने अलग अलग जो प्लांट लेआउट डिजाइन और हाउसकीपिंग के बारे में अभी तक जानकारी ली। तो दूसरे सेशन में अभी हम उसके अलग अलग जो पहलू हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तब तक धन्यवाद।